आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी में सिन्हा ने गुजरांवाला से शेयर की है। ये बताती है कि हम लोग मेन सिटी गुजरांवाला में रहा करते हैं, जबकि हमारी जो नानी हैं वो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक गांव में रहा करती हैं। तो अक्सर जब भी हमें टाइम मिलता है या जब भी हमारी छुट्टियाँ आती हैं तो हम लोग टाइम गुजारने के लिए या रुकने के लिए अपनी नानी के घर चले जाया करते हैं। जब तक नाना जिंदा थे सब कुछ अच्छा था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन नाना के इंतकाल के बाद नानी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी थी। शायद ये भी वजह थी कि अक्सर जब मुझे नानी का ख्याल आता या जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती तो ना सिर्फ मैं नानी के घर चले जाया करती थी, बल्कि उनके जो भी काम थे या जो भी उनको मुझसे काम करवाने होते थे उनकी हेल्प करने की कोशिश किया करती थी। वैसे ही 2017 और 18 चल रहा था और मैं अपनी नानी के घर जुम्मे की रात को रवाना हुई। मुझे जब भी नानी के घर जाना होता था मेरा भाई मुझे गाड़ी में छोड़ दिया करता था और 2 से 3 दिन के बाद जब मुझे वापस आना होता था तो मैं उसको फ़ोन कर दिया करती थी। खैर, जब मैं नानी के घर पहुंची तो रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था और नानी हम दोनों को देख के बहुत खुश हुई। नानी चाहती थी कि मेरे साथ साथ जो मेरा भाई है वो भी यहाँ पे रुक जाए, लेकिन जैसे कि लड़के हुआ करते हैं लाबाली, ना उनको किसी की फिक्र होती है ना किसी का ख्याल होता है, वैसे ही मेरा भाई था। उसने बस रस्मन सलाम दुआ की और उसके बाद यहाँ से घर के लिए रवाना हो गया। खैर, मैं नानी के साथ बैठी, उनके साथ मैंने खाना खाया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग बातें करते रहे। मेरी आदत थी जब भी मैं नानी के घर जाया करती थी तो अपना फ़ोन, अपना जो भी आईपैड वगैरह है वो सब लेके जाती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि रात के औकात में मुझे नींद नहीं आया करती थी। ऐसे ही हुआ कि कुछ देर बाद यानी 12, 12:30 बजे मेरी जो नानी थी वो लेटने के बाद सो चुकी थी। अब मैं अकेली जाग रही थी, मुसलसल मोबाइल यूज़ कर रही थी और मेरा जो भी फोकस था वो मोबाइल की स्क्रीन पे था। मैं जहाँ पे बैठी हुई थी मुझे वहाँ से जो मेरी नानी के घर की सीढ़ियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पे वाज़े नज़र आती थी। इसी दौरानी में जबकि मेरा फोकस मोबाइल के ऊपर था, मुझे ऐसा लगा कि सीढ़ियों पे से कोई आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे उतर रहा है। जब भी कोई सीढ़ियों से नीचे उतरा करता है तो एक आवाज़ है जो आपको सुनाई देती है। खैर, जैसे ही मेरे कानों में वो आवाज़ पड़ी तो मैंने एकदम से सीढ़ियों की तरफ नज़र डाली। हालांकि इस पूरे घर में नानी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। जो भी मुलाजमीन थे वो दिन में ही आते थे और दिन में ही वापस चले जाया करते थे। अब जबकि मैं सीढ़ियों की तरफ देख रही थी तो मैंने देखा कि मेरे सामने सामने स्टेयर्स पे से एक औरत चलती हुई नीचे उतर रही है और उसने शायद पिंक कलर का लिबास पहन रखा है। जैसे ही मुझे उसके पाँव नजर आना शुरू हुए तो कुछ अजीब सा उसका हुलिया था। उसके कपड़ों से लग रहा था जैसे उसके कपड़े बहुत ज्यादा फटे पुराने हैं या बहुत ज्यादा गंदे कपड़े हैं। अव्वल तो किसी औरत का इतनी रात में यहाँ पे मौजूद होना और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जाना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल वो जो औरत थी जैसे नॉर्मली औरतें हुआ करती हैं, शक्ल से वैसी ही थी, बहुत नॉर्मल सी औरत थी और वो ऊपर से उतरती हुई मेरे सामने सामने सीढ़ियों पे से गुजरती हुई नीचे की तरफ चली गई। अब ये जो कुछ हुआ ये आप समझ लें कि 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर हुआ था और मेरी समझ से बाहर था कि आखिर ये कौन औरत है और ये छत पे से कहाँ से आ रही है और ये जो नीचे गई है तो ये क्या बाहर की तरफ गई है या फिर नीचे जो 2 कमरे मौजूद हैं उनके अंदर गई है। मैं फौरन से उठी, मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मैं भागती हुई नानी के रूम में गई। खैर, मैं जैसे ही नानी के रूम के अंदर पहुंची तो इत्तेफाक से उनकी आंख खुली हुई थी और उनको भी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। खैर, मैंने अपनी नानी से कहा कि नानी, ऊपर से कोई औरत उतरी है
और वो नीचे की तरफ गई है। पहले तो मेरी नानी की समझ नहीं आया, लेकिन जब उनकी समझ में आया तो परेशान हो गई और वो सोचने लगी कि शायद कोई चोरनी है जो हमारे घर में छत के रास्ते से दाखिल हो गई है। उसके बाद बेचारी वो जैसे तैसे उठी और मेरे साथ चलती हुई सबसे पहले नीचे की तरफ गई और बारी बारी तमाम कमरों को, तमाम जगहों को चेक किया, लेकिन वहां पे न वो औरत मौजूद थी और ना ही कोई उसका नामो निशान मौजूद था। उसके बाद ये ऊपर आई और फिर मजीद ऊपर, यानी हम लोग छत पे गए। इस पूरे घर में वो औरत मौजूद नहीं थी। हालांकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ऊपर से कोई उतरा है और मेरे सामने स्टेयर से होता हुआ नीचे की तरफ गया है। अब मेरी नानी मुझे कहने लगी कि बेटा, हो सकता है तुम नींद में हो या तुम्हारी आंख लग गई हो। अगर कोई चोर होता या चोरनी होती तो वो कुछ ना कुछ चोरी करती, सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता या कोई ना कोई इस तरह की निशानी मिलती जिससे अंदाजा हो जाता। हालांकि मैंने बहुत सेंसेस में जागते हुए उस औरत को देखा था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कन्विंस करने लगी कि हो सकता है वाकई में ये मेरा वहम हो। खैर, जैसे तैसे ये रात गुजर गई और अगली रात ठीक 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था और मेरी नानी इत्तेफाक से जो बराबर वाला घर है उनसे मिलने के लिए या उनसे बातचीत करने के लिए गई हुई थी। इस पूरे घर में मैं अकेली मौजूद थी और मेरे अलावा इस घर में कोई भी नहीं था। इसी दौरानिये में मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कि कोई गाना गुनगुना रहा है या कुछ अजीब सी आवाज में कोई गाना गाने की कोशिश कर रहा है। अब जब मुझे गुनगुनाने की आवाज आना शुरू हुई और मैंने उस आवाज पे गौर करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंडियन पुराना सॉन्ग है और कोई औरत उसको मुसलसल गा रही है। पहले मैं समझी कि शायद ये जो आवाज है मे बी ये बराबर वाले घर से आ रही हो या फिर सामने वाले घर से आ रही हो, या हो सकता है कि करीबो जवार में कोई बैठा हुआ हो, कोई फकीरनी हो या मांगने वाली हो जो गाना गा रही हो। लेकिन जब मुसलसल मैंने उस आवाज पे गौर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो गाना गाने की आवाज आ रही है ये स्टेयर्स जो हैं इनके पास से आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अब बाकायदा कोई स्टेयर्स पे बैठा हुआ है और ना सिर्फ बैठा हुआ है बल्कि लहरा लहरा के कुछ अजीब से अंदाज में गाना गा रहा है। खैर, जैसे तैसे मैंने अपनी हिम्मत बांधी और हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं स्टेयर्स की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे ये जो आवाज़ थी ये मज़ीद बढ़ती चली जा रही थी और अब मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई लड़की वहाँ पे मौजूद है जो गाना गा रही है। अब जैसे ही मैं स्टेयर्स के करीब पहुंची तो मैंने देखा कि एक औरत जिसका मुंह आगे की तरफ है या फिर स्टेयर्स पे नीचे की तरफ है और मुझे उसकी सिर्फ बैक साइड नजर आ रही है। वो बाकायदा सफेद कलर के लिबास में सीढ़ियों के ऊपर बैठी हुई है और पीछे से देखने से वो बहुत ब्रॉड सी, बहुत चौड़ी सी औरत लग रही है। जैसे कि आमतौर पे गांव की औरतें हुआ करती हैं वो वैसी ही लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि इधर ही कहीं किसी गांव की कोई औरत है जो यहाँ पे आके बैठ चुकी है। वो ना सिर्फ सीढ़ियों पे बैठी हुई थी बल्कि सीढ़ियों पे बैठने के साथ साथ मुसलसल गाना गा रही थी। उसकी जो आवाज थी बड़ी पतली सी आवाज थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आवाज है वो हलक के बजाय नाक से निकल रही है। मैं बड़ी हैरान थी और मेरी समझ से बाहर था कि आखिर कौन औरत है जो यहाँ पे बैठी हुई है और भला इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि ये ना सिर्फ हमारी नानी के घर में अंदर आ जाए बल्कि अंदर आने के बाद इस स्टेयर्स पे बैठ के गाना गा सके। खैर, मैं फौरन से पलटी और जहाँ जिस कमरे में मैं रुकी हुई थी मैं उस कमरे के अंदर आई और मैंने दरवाजे को लॉक कर लिया। अब मुझ पे शदीद खौफ तारी था, मेरे ठंडे ठंडे पसीने छूट रहे थे और मेरी समझ से बाहर था कि आखिर ये कौन औरत है जो सीढ़ियों पे बैठी हुई है। बहरहाल मुश्किल से 20
या 25 सेकंड के अंदर अंदर जो हमारा दरवाज़ा था, यानी कि घर के अंदर आने के लिए जो दरवाज़ा बेसमेंट पे या ग्राउंड पे मौजूद था, उसमें ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजे को खोला है और वो अंदर एंटर हुआ है। बाकायदा मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी अंदर एंटर हुआ है वो स्टेयर्स से होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर चढ़ रहा है और फाइनली मेरे कमरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बहरहाल जैसे ही मेरे बिल्कुल कमरे के बाहर कोई आके खड़ा हुआ तो मैं समझ रही थी शायद वही औरत है जो अभी सीढ़ियों पे मुझे बैठी हुई नजर आई थी। लेकिन बहरहाल बाहर से जब मुझे आवाज आई तो वो मेरी नानी की आवाज थी और वो मुझे कह रही थी कि बेटा क्या हुआ, दरवाजा बंद करके क्यों बैठी हुई हो। खैर मैंने जैसे तैसे आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जब दरवाजा खोला तो वाकई में मेरी नानी मेरे सामने खड़ी हुई थी और जैसे ही मैंने उनको देखा तो मैं एकदम से उनसे लिपट गई। मैं एकदम से रोने लगी, मुझ पे शदीद खौफ तारी था और मैंने रोते रोते उनको बताया कि अभी स्टेयर्स पे कोई औरत बैठी हुई थी जिसका इस तरह से हुलिया था और वो पता नहीं कैसे हमारे घर के अंदर ना सिर्फ दाखिल हो गई थी बल्कि सीढ़ियों पे आके बैठी हुई थी। ये सुनने के बाद जो मेरी नानी थी वो कहने लगी कि मैं अभी नीचे से ही ऊपर आई हूँ और इस घर की चाबी या तो मेरे पास मौजूद है या फिर एक चाबी तुम्हारे पास मौजूद है और इस घर के अंदर आने का या इस घर से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई औरत सीढ़ियों पे बैठी हुई होती तो तुम्हारे साथ साथ उसको मुझे भी नजर आना चाहिए था। ये जो दो वाकयात थे ये दोनों के दोनों मेरे साथ पेश आए थे, जबकि जो मेरी नानी थी उनके साथ कभी भी इस तरह के वाकयात पेश नहीं आए थे। खैर अगले दिन मेरी जो नानी थी उन्होंने पड़ोस के जो मर्द वगैरह थे उनसे बातचीत की और उनको कहा कि जो करीबी मस्जिद है वहाँ के जो इमाम साहब हैं उनको लेके हमारे घर में आ जाएं। मेरी नानी को भी एहसास हो चुका था कि अगर मैं कोई बात बता रही हूँ या मुझे कोई औरत नजर आई है तो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। खैर जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के जो इमाम साहब थे वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे पूरे घर का यानी नानी के घर का जायजा लिया। नानी के घर का जायजा लेने के बाद उन्होंने हमें बताया कि आप जिस घर में रहा करती हैं या जिस घर में मौजूद हैं, इस घर में अब आपके साथ साथ बाकायदा जन्नात की एक फैमिली रहा करती है और ये जो फैमिली है इस फैमिली में तकरीबन 5 या 6 औरतें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और 3 मर्द भी इस फैमिली के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे जो जन्नात हैं ये पाक साफ जन्नात हैं और अगर आप जगह को साफ सुथरा रखें और पाक साफ रखें तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं इनको निकालने की या यहाँ से बाहर भेजने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ और हो सकता है कि जब हम इस तरह की कोशिश करें या इस तरह का कोई इकदाम करें तो ये आपको नुकसान पहुंचाएं। अब ये सुनने के बाद मेरे तो होश उड़ चुके थे और मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जो कुछ मैंने देखा था या जो कुछ मुझे नज़र आया था वो यकीनन जन्नात की फैमिली की ही औरतें थीं। मैंने उसी वक्त अपने भाई को फ़ोन किया और उसको कहा कि मुझे लेने के लिए नानी के घर में आ जाओ। मेरा जो भाई है वो कहने लगा कि एक दिन तक मैं नहीं आ सकता, मैं अपने दोस्तों के साथ किसी काम के सिलसिले में लाहौर गया हुआ हूँ। हाँ अगर तुम आज रात वहां पे रुक जाओ तो मैं अगली शाम तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। अब ये जो रात थी ये रात मुझे नानी के घर में ही गुजारनी थी, लेकिन जब से उन इमाम साहब ने ये कंफर्मेशन की थी कि इस घर में जन्नात मौजूद हैं तो मेरे ऊपर मजीद खौफ तारी हो चुका था और मैं हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही थी कि जितना जल्दी हो सकता है नानी के घर से वापस अपने घर चली जाऊं। इस दौरानिये में मैंने मुतादिद बार अपनी वालदा को भी फ़ोन किया और इनको भी जो भी वाक़यात थे उनसे आगाह किया। मेरी जो मदर थी उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा परेशानी की कोई बात नहीं है,
तुम रात में नानी के साथ सोना और कोशिश करना कि आयतल कुर्सी पढ़ के हिसार करके सो। ऐसा ही हुआ कि मैं नानी के साथ नानी के कमरे में लेट गई और हस्बे मामूल जो मेरी नानी थी वो मुझसे पहले ही यानी लेटते ही सो चुकी थी। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मुसलसल करवटें बदलने के बावजूद ना मुझे नींद आ रही थी और ना ही ऐसा लग रहा था कि दूर दूर तक नींद आने के इम्कानात मौजूद हैं। मैं मुसलसल करवटें बदल रही थी। एक अजीब सा खौफ था जो मेरे साथ था और अब मैं मजीद किसी तीसरे वाक़ये को या किसी इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खैर लेटे लेटे एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जिस कमरे में हम मौजूद हैं इसी कमरे के अंदर अंदर किसी के चलने की या कदम रखने की आवाज़ आ रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे जहन पे ये बातें सवार हो चुकी हैं, तो इसी वजह से मुझे बार बार ये महसूस हो रहा है। हालांकि जब मैंने मज़ीद गौर किया तो वाकई में उस कमरे के अंदर जिस कमरे में मैं और मेरी नानी मौजूद थे, मुसलसल ऐसा लग रहा था कि हमारे बेड के चारों तरफ या करीब जवार में कोई है जो मुसलसल चल रहा है। मैं मुसलसल आंखें बंद किए हुई थी। मैंने अपने चेहरे पे या अपने मुंह पे चादर या लिहाफ डाल रखा था और जितनी भी कुरानी आयत थी जो भी मुझे याद थी मैं मुसलसल उनकी तिलावत कर रही थी। पता नहीं रात के किस पहर मेरी आंख लगी और मैं सो गई। अब जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था और ऐसा लग रहा था जैसे फजर की अजान हो रही है। खैर जैसे ही मेरी आंख खुली और मुझे अजान सुनाई दी तो मैंने सोचा कि मैं भी उठती हूँ, उठ के नमाज पढ़ती हूँ और सुबह होने का वेट करती हूँ, क्योंकि एज कंपेयर टू रात दिन में आपको इतना डर नहीं लगा करता। मैं उठ के मैंने जो वॉशरूम था वहाँ अंदर की तरफ गई और वहाँ जाके वज़ू करना शुरू किया। वज़ू करके जब मैं वापस पलटी और जैसे ही मैं कमरे के अंदर वॉशरूम से एंटर हुई तो सबसे पहले मेरी नज़र जो बेड था उसके बराबर में पड़ी। मैंने देखा कि वहाँ पे जा नमाज बिछी हुई है और जा नमाज के ऊपर एक औरत है जो बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे वो नमाज पढ़ रही है। पहले मैं समझी कि शायद मेरी नानी हैं जो उठ गई हैं और नमाज पढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अगर वो उठती तो सबसे पहले वज़ू करती और उसके बाद नमाज पढ़ती। अब उस औरत को देखने के बाद जैसे ही मैंने पीछे की तरफ यानी जहाँ पे बेड मौजूद था उस तरफ देखा तो मैंने देखा कि जो मेरी नानी है वो बेड पे ही लेटी नहीं है बल्कि इनफैक्ट सो रही हैं। और अगर मेरी नानी बेड पे सो रही थी तो यकीनन इस कमरे के अंदर जो औरत मौजूद थी जो कि इस वक्त मेरे सामने थी, जो कि नमाज पढ़ रही थी, वो यकीनन कोई जिन्नी थी या उसी जन्नात की फैमिली में से कोई औरत थी। खैर क्योंकि मैं भी पाक साफ थी और मैं भी नमाज की पाबंदी किया करती थी तो मैंने बाहर निकलते ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद मैं नानी के बराबर में आके बैठ गई। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही वो जो औरत थी जो कोने पे नमाज पढ़ रही थी वो एकदम से नमाज पढ़ने के बाद ना सिर्फ खड़ी हुई बल्कि उसने सीधा दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंची और करीब पहुंचने के बाद वो एकदम से पलटी और उसने पलट के मुझे देखा और ना सिर्फ देखा बल्कि वो मुस्कुराने लगी। खैर अगले ही लम्हे उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वो जो जिन्नी थी वो कमरे से बाहर निकली तो ऐसा लगा कि मेरी सांसें बहाल हो चुकी हैं, मेरी जान में जान आई और मैंने भी फजर की नमाज अदा की। ये बताती है कि अगले दिन मेरा भाई जब मुझे लेने आया तो उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि कभी भी नानी के घर में रात के औकात में नहीं रुका करूंगी। और ऐसे ही हुआ कि जब तक नानी जिंदा रही मैं इनके घर में रुकने के लिए नहीं गई।